हेलो सिक्स क्लास। हेलो सिक्स क्लास। देखो हमने है ना हम ये पढ़ चुके थे मानव कंकाल के बारे में, कार्पेल के बारे में भी हमने पढ़ा था। कार्पेल क्या होती है कि हमारी कलाई के अंदर छोटी छोटी अस्थियाँ होती है जिन्हें हम कार्पेल कहते हैं। हमारी कलाई के अंदर अनेक छोटी छोटी अस्थियाँ होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता है कि फिर इसकी मूवमेंट लेना, लचीलापन इसका ख़त्म हो जाता। अब देखो आगे, गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों यानी वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। ध्यान दीजिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं तो इस तरीके की पसली पिंजर होता है हमारे, एक पिंजरा सा बना होता है अस्थियों का, हड्डियों का, जिसको पसली पिंजर बोला जाता है। बीच के अंदर जो आ रही है ना, ये बीच वाली, ये इसको मेरुदंड बोला जाता है। इसके ऊपर ये पसली पिंजर जो है ना अपना पूरा का पूरा स्थित होता है। ये वक्ष गुहा होती है आगे वाली, और ये जो है अपने अब इस एक तरफ तो हृदय को सुरक्षित रखती है और दोनों साइड में इसके फेफड़े होते हैं, इस साइड में लीवर होता है। तो पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। हम क्या देखते हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। ये जो शंकु रूपी बक्सा बना हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, पसली पिंजर बोलते हैं। तो प्रश्न बनता है पसली पिंजर किसे कहते हैं। तो पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है। एक तरफ 12 पसलियाँ होती है ना, 12 पसलियों का जोड़ा होता है। मतलब कुल मिला के पसलियाँ बोलेंगे तो 24 हो जाती है और एक साइड की गिनेंगे तो 12 होती है। तो हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अब कौन कौन से अंग है जो इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे हृदय हो गया है ना, और हमारे फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, ये सब इसी में सुरक्षित रहते हैं। तो आपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। यह क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है। अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ तक नीचे की ओर ले जाइए, यानी गर्दन से लेकर और पीठ तक है ना, इस तरीके की एक अस्थि जुड़ी हुई रहती है ना। इसी अस्थि को हम बोलते हैं मेरुदंड, जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। इस रीढ़ की हड्डी में ये मेरुदंड जो होता है 33 कशेरुकाओं का बना होता है। यानी ऐसे जो भाग है ना इसके अंदर में, देखो अलग अलग भाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे 33 भाग होते हैं इसके अंदर में। इनको हम कशेरुकाएं बोलते हैं। तो आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। तो कशेरुका किसे कहेंगे कि प्रश्न बनता है कशेरुका किसे कहते हैं। तो मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिन्हें कशेरुका कहते हैं। और मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, तो मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। अब ये पसली पिंजर जो होता है ना, ये पीछे की तरफ जो आ रहा है ना भाग, ये मेरुदंड का ही भाग है। ये पसली पिंजर इसी से जुड़ा होता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक पाता। फिर एक हड्डी होती है, अपने को पता है ना, अस्थि जो होती है ना वो मुड़ती नहीं है, वो तो संधियों से जुड़ी होने की वजह से मुड़ जाती है। अगर ये पूरी एक ही अस्थि होती तो फिर हम नीचे झुक ही नहीं पाते। तो अपने मित्र को खड़े होकर किसी दीवार के सहारे दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधे के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है, कंधे के पास में। तो कंधे की अस्थियां, ये देखो, ये जो अस्थियां है ना, ये वाली, ये कंधे की अस्थियां कहलाती है। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं, है ना, जो पसली पिंजर से जुड़ी हुई रहती है। पसली पिंजर से जुड़ी हुई है ये वाली अस्थियां जो है, ये क्या कहलाती है, कंधे की अस्थियां कहलाती है। ये संरचना श्रोणीय अस्थियां हैं। कंधे की अस्थियों को क्या बोलते हैं हम, श्रोणीय अस्थियां। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। कूले वाला हिस्सा है जिसे के सारे आप बैठते हो, ये वाली श्रोणी मेखला। कूले के पास वाला जो हिस्सा होता है हमारे, है ना, ये क्या करता है, आमाशय के नीचे वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है ना, मतलब उनको चोट वगैरह से बचाता है। तो आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है ना। इस खोपड़ी के अंदर में बात करते हैं ना बच्चों हम, तो दिखती तो ये एक जैसी है, लेकिन इसके अंदर में कुल मिला के 31 अस्थियाँ होती है
है ना। 31 तरह की हड्डियां इसके अंदर में पाई जाती हैं हमारी खोपड़ी के अंदर में। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। तो खोपड़ी की उपयोगिता क्या है, प्रश्न बन जाता है कि खोपड़ी की उपयोगिता क्या है। तो खोपड़ी की उपयोगिता क्या है कि ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। क्या काम करती है, हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। अब कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। मतलब कुछ अंग ऐसे होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं, लचीले होते हैं और उन्हें हम मोड़ सकते हैं, उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थि किसे कहते हैं, तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न तुम खुद करोगे। कुछ प्रश्न तो देखो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, अभी इस वीडियो के बाद में बताऊंगा। जो हमने कल पढ़ा था उसमें से और आज में से कुछ और प्रश्न बनते हैं, जिसमें से एक प्रश्न ये है कि उपास्थि किसे कहते हैं। ये प्रश्न तुम खुद बनाओगे, प्रश्न लिखोगे उपास्थि किसे कहते हैं और इसका उत्तर क्या लिखोगे कि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहते हैं। ये प्रश्न तुम खुद करोगे। अब कान को स्पर्श कीजिए, क्या आप किसी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। बहुत सॉफ्ट होती है ना कान की अस्थियां जो है बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये जो असल में अस्थियां नहीं होकर के ये क्या होती है, उपास्थियां होती है। क्या आपको अंगुली के बीच दबाने पर कर्णपाली में उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारा कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, ये उपास्थि है। शरीर की संधियों में भी उपास्थियां पाई जाती है, कई संधियों में भी उपास्थियां होती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों, उपास्थियों से मिलकर बना। ये प्रश्न मैं करा चुका हूं तुम्हें कल। मानव कंकाल किन किन से मिलकर बनता है? तो मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। यानी बहुत सारे भाग या बहुत सारी उपास्थियां ऐसी होती है जिनको हम देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उनकी गति भी करा सकते हैं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। अब सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि हमारे शरीर में अस्थियों और संधियों के विषय में जानकारी ली कि कौन कौन सी अस्थियां होती है, किस प्रकार किसकी, जैसे और संधियां कैसी होती है, कंदुक खलिका संधि, दुराग्र संधि, है ना। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको गति करवाती है? तो आपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से मुट्ठी बनाई और इस बाजू को छूने का प्रयास किया। तो अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती है। तो क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? तो जो ये यहाँ पर जब हम छुएंगे ना तो यहाँ का भाग उभर जाता है ना, जिसको मसल्स बोलते हैं। बॉडी बनी हुई है ना, साधारण भाषा में हम बोलते हैं जिसको। तो यही क्या होती है, पेशी, इसको हम बोलते हैं पेशी। संकुचित का मतलब होता है कि लंबाई कम कर देना। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती है। जब हम इसको ऐसे मोड़ते हैं ना, तो मोड़ते समय क्या कर दिया हमने, इसकी लंबाई को कम किया तो फिर संकुचित हो गई है। और जब भी पेशी संकुचित होती है तो उसमें वो उभर आती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है, क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में? जैसे ही हम सामान्य स्थिति में लेके आ जाते हैं तो पेशियां वापस अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है, वास्तविक स्थिति में आ जाती है। संकुचन उसका खत्म हो जाता है, यानी उसके अंदर जो फुलाव, वो जो उभार आया है वो खत्म हो जाता है। तो संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। अब अस्थि को गति कैसे अस्थि किस प्रकार गति करती है? तो किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी ढीली, लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। खिंचाव आ सकता है उसके अंदर में केवल। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। यानी जो अस्थियां हमारी गति करती है
वो कैसे करती है? दो पेशियों के द्वारा करती है। एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से काम करना पड़ता है। तो क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? क्या अब ऐसा है क्या कि जब भी गति होगी तो हमेशा अस्थि और पेशियों की जरूरत पड़ेगी? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। इसको तो हम कल देखेंगे। आज हमने ये देखा है कि हमारे शरीर के अंदर ये गति किस प्रकार होती है। तो पेशियां किस प्रकार संयुक्त रूप से कार्य करके शरीर की गति करवाती है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें ये कहा है कि कुछ प्रश्न तो अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, वो नोट करने हैं, है ना। एक तो ये प्रश्न उपास्थि वाला, ये तुम खुद करोगे। उपास्थि किसे कहते हैं? यानी कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उसे उपास्थि कहते हैं। एक प्रश्न ये वाला करोगे तुम कि कंकाल किसे कहते हैं। तो कंकाल किसे कहते हैं, इसका उत्तर कहाँ से लिखोगे कि शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण, शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण किया जाता है, करती है को, इस ढांचे को कंकाल कहते हैं, है ना। ये करती है ना, करती है, करती है की जगह क्या लिखोगे? किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। यहाँ से लिखना शुरू करोगे। शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण किया जाता है, इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। कंकाल किसे कहते हैं? एक ये प्रश्न तुम करोगे और एक उपास्थि वाला। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे हमारा एक प्रश्न ये है कि हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं गति करती। हमारी कोहनी जो होती है ना, ये पीछे की तरफ गति क्यों नहीं करती? हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? ये प्रश्न है, क्यों नहीं मुड़ सकती। अब क्यों नहीं यहाँ पे लिखना तुम मुड़ सकती, जो दिखाई नहीं दे रहा है ना वो ये लिखा हुआ है मुड़ सकती। तो इसका उत्तर क्या होगा कि हमारी कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है, जिससे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। सकी दिख रहा है ना तुम्हें? हो सकती है। यही कारण है कि कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। यहाँ पर भी क्या लिखा है? सकती, लास्ट में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि अस्थि और उपास्थि में उदाहरण सहित अंदर स्पष्ट कीजिए। अस्थि और उपास्थि में उदाहरण सहित, तो दोनों की परिभाषा भी हो गई इसके अंदर में। देखो, कंकाल में उपस्थित कठोर संरचनाओं को अस्थि कहते हैं। जो संरचनाएं कठोर होती हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। अस्थियों को मोड़ा नहीं जा सकता, परंतु अस्थियों के बीच अनेक प्रकार की संधियां होती है, जिनके कारण अस्थियों में विभिन्न प्रकार की गतियां होती है। उदाहरण के लिए हमने बात कर ली किस किस की? पसली पिंजर, मेरुदंड, खोपड़ी, कंधे की अस्थियां, श्रोणी अस्थियां आदि। ये सब तो क्या हो गई? अस्थियां हो गई। और उपास्थियों की जब बात करेंगे तो उपास्थि के लिए जैसे मैंने तुम्हें बताया कि क्या होती है उपास्थियाँ। तो उपास्थियों में हम क्या लिखेंगे?